टी तो T1 T2 हो गया है ना। डेल्टा एच अपान 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। लास्ट लिखो, चौथा। चौथा ही तो है ये। लिखो डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिखना है? डिफरेंशियल फॉर्म। लिखो टी एल एन के अपान डी टी। ऐसे टी एल एन के ऐसे लिखना। टी एल एन के अपान डी टी बराबर, बताओ, डेल्टा एच अपान आर टी स्क्वायर। डेल्टा एच अपान आर टी स्क्वायर। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की दो बेसिक बातें हमें बता दो। एक्सोथर्मिक की देखो ये पूरा पेज खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग ज्यादा इधर उधर करना नहीं, क्योंकि यहाँ चीजें भी ज्यादा हैं। दो भागों में डिवाइड कर लो। देखो अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? कैसा होता है? और डेल्टा एन जी भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है? पटेल जी पीछे बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव। और डेल्टा एन जी भी क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, ये दो बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखो। अब चलो यहाँ एक ग्राफ शुरू कराते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, बताओ बेटा। बताओ एल एन के बराबर एल एन ए पढ़ा है, माइनस डेल्टा एच अपान आर टी, है ना। अच्छा देखो, डेल्टा एच को ऐसे गोले में बंद कर लो। कैसे? अब देखो, फॉर एक्सोथर्मिक, है ना, डेल्टा एच कैसा होगा? निगेटिव। फॉर एंडोथर्मिक, डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव। तो जैसे यहां डेल्टा एच निगेटिव रखा, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको गोले में बंद कर लेना, क्योंकि ये अलग अलग रिएक्शनों के लिए या अलग अलग हो जाता है। और इसको ऐसे मेंशन करो बेटा, हम आपको एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। डेल्टा एच को अलग से गोले में बंद करो, और ये लिखो बात, फॉर एक्सोथर्मिक एंड फॉर एंडोथर्मिक। लिखो बेटा। आप जरा ध्यान से देखो, अब हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? फॉर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो देखो ये रिएक्शन अब होगी क्या? एल एन के बराबर एल एन ए माइनस, और माइनस डेल्टा एच और अपान आर टी। हाँ या ना? क्लियर है। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो एल एन के बराबर एल एन ए प्लस डेल्टा एच अपान आर टी। आपको बिल्कुल ये एंडो की तरह लगती है देखने में, बट होती ये एक्सो है। समझ में आ रहा? यही देखो इस रिएक्शन की खूबसूरती, समझो बेटा। अब हमने कहा कि आप ग्राफ खींचो एल एन के, है, एल एन के एंड 1/T में खींचो।
ln k और 1/t में खींचो। आपका ये मन करे, कभी कभी होता क्या है कि यहाँ वो x मान लेता है, डेल्टा h की जगह पे x मान लेता है उसकी वैल्यू, और तब रखेगा तो यहाँ x होगा प्लस का। इतना ही समझ लो, बहुत है। बताओ, हम ग्राफ खींचने चले, यहाँ लिखा 1/t और यहाँ लिखा ln k, है ना। अच्छा, ग्राफ में ये हमारा क्या हो गया, y। चलो इधर लिख लेते हैं, ln k बराबर ln a प्लस डेल्टा h अपान आर टी। आपका मन करे तो यहाँ x मान के भी रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका y, है ना। और देखो ये 1/t क्या है, देखो 1/t ये क्या है, x। अच्छा, x के साथ क्या चलता है, m। ये इतना पार्ट क्या है, m। अच्छा, m कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, यदि m पॉजिटिव है तो क्या कह रहा है, हाँ, थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। और ये आपका क्या है, c, लेकिन कैसा, प्लस c, पॉजिटिव c। हमने कहा था कभी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो तो हमेशा c से खींचना। अच्छा, ये क्या है, हाँ, इंटरसेप्ट, ये कहाँ है, यहाँ पे। तो ये कितना है, ये आपका पार्ट हो गया ln a, हो गया ln a। अच्छा देखो, इंटरसेप्ट ये बताता है कि आपका स्लोप यहां से गिरेगा। अब थीटा रखना है लेस देन 90, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यदि इधर गिरा रहे हो तो थीटा हो रहा मोर देन 90, तो क्या करें, तो स्लोप आपको गिराना है इधर। अब हम उसके आगे बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि ये पीडीएफ है, बोर्ड नहीं है, खिसका लाएंगे हम, नहीं, इतना ही आ सकता मैक्सिमम। ये इधर ग्राफ खींच लो। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज चले, थीटा 90 से कम आया कि नहीं। देखो, एक्स एक्सिस पे खड़े हुए एंटी क्लॉकवाइज चले, थीटा क्या है, लेस देन 90। अच्छा बताओ, ये आपका क्या है, स्लोप। स्लोप क्या है, एम। एम का वैल्यू क्या है, डेल्टा एच अपान आर। ये आपका स्लोप है। अगला लिखो, देखो ग्राफ बिटवीन, देखो ग्राफ बिटवीन लॉग के, लॉग के, अभी तक हम एल एन में खींच रहे थे, लिखो ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1/t, एंड 1/t, है ना। तो अब देखो स्लोप में 2.303 भी आ जाना है ना, लिखो, बनेगा सेम। देखो अब ये क्या है, बताओ बेटा, लॉग के बराबर लॉग ए, है ना, माइनस डेल्टा एच अपान आर टी। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, चलो उसको पहले लिख देता हूं, आर टी, है ना। अच्छा, अब देखो कौन से रिएक्शन के, ये तो इन जनरल रिएक्शन है, ये कौन से रिएक्शन है, इन जनरल, ये तो सामान्यतः ये रिएक्शन होती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एंडो, सॉरी, एक्सो के लिए लिख रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, लॉग के बराबर लॉग ए प्लस डेल्टा एच अपान 2.303 आर टी। ये है एक्सो का इक्वेशन, है ना। अब ये आपका क्या हुआ, y, ये आपका क्या है, प्लस सी, ये 1/t क्या है, x। तो ये बचा हुआ सारा ये क्या है, यही है m। बहुत ग्राफ खींच लियो, अब तो कम से कम ना भूलो कि थीटा पॉजिटिव हो, है ना।
देखो स्लो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एम एम पॉजिटिव समझ लेना थीटा लेस देन 90, एम निगेटिव थीटा मोर देन 90। ये याद रखो बेटा बस। इधर ही बना देते हैं। ग्राफ खींचो बेटा, देखो ये 1/t और यहाँ क्या है log k। अच्छा इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो गया, log क्या है a, स्लोप किधर आएगा, इधर आएगा। ये आपका क्या है स्लोप, m का वैल्यू क्या है डेल्टा h अपान 2.303 r, ये वैल्यू है। एक 4 4 नंबर वाले सवालों के ऑप्शन में दिखेंगे, कहीं यहीं कहीं माइनस लगा होगा, कहीं प्लस लगा होगा। लगा लो बेटा लगा लो, ये सब 4 4 नंबर के सवाल हैं। अब हमने कहा एक्सो तो हमने पढ़ा दिया, एंडो तुम पढ़ा दो हमें। हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एक्सोथर्मिक है ना, उसमें स्टार लगा के या नोट करके एक बात लिखो, नोट लिखो नोट। अभी वही बनवाने जा रहे हैं बेटा, नोट लिखो, वही लिखो लिखो। क्या लिखा नोट में, क्या लिखा है, क्या नोट लिखो। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद रुके रहना, लिखो के सी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, के सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली हो जाएगा। लिखो 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 आगे लिखो, लिखो ग्राफ, ग्राफ ए सी एंड टी, ए सी एंड टी, ए सी और टी के बीच में ग्राफ खींचो। बताओ के सी और टी के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ये हो गया के सी और ये हो गया टी। के सी और टी के बीच में खींचना है, 1/t के बीच में नहीं खींचना है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये आपको नहीं लग रहा, ये ग्राफ होगा। चलो लिखो फ्रॉम, इसके नीचे लिखो फ्रॉम वन हाफ इक्वेशन, लिखो फ्रॉम वन हाफ इक्वेशन एज वेल एज ग्राफ, एज वेल एज ग्राफ, इट इज बहुत क्लियर, इट इज क्लियर, कॉमा करके लिखो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन on increasing temperature, in exothermic reaction on increasing temperature equilibrium constant decreases, equilibrium constant decreases, which is unfavorable, which is unfavorable, which is unfavorable to produce more product, to produce more product, to produce more product from exothermic reaction, from exothermic reaction, रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी डिक्रीजेज। अरे बस ठीक है उतना ही छोड़ो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फुल स्टॉप, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फुल स्टॉप। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, बाय किस कौन सा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करती है लो टेम्परेचर पे और एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करती है हाई टेम्परेचर पे। रिएक्शन हमारी एक्सो है, हमारी क्या है एक्सो है, टेम्परेचर हाई करे दे रहे हैं, हमारा केसी डिक्रीज हो रहा है, केसी डिक्रीज हो रहा है तो केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट और अपान रिएक्टेंट।
तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। नहीं समझ में आया? बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया, केसी घटा, और केसी डायरेक्ट बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केसी घटा तो प्रोडक्ट भी घटा। समझ पाए? तो बताओ, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई। अब लिखो, दूसरी हेडिंग डालो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग किसके लिए बातें पढ़ने जा रहे हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पहली दो बातें बताओ। एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ, डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और डेल्टा एन जी भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पहली दो बातें। अब हमने क्या पढ़ा है? एल एन के बराबर एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपान आर टी, है ना? अब बताओ, एंडोथर्मिक में एच की जगह क्या रखेंगे? पॉजिटिव एच, है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, एल एन के बराबर एल एन ए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, डेल्टा एच अपान आर टी। बताओ एंडोथर्मिक के लिए ये होगा कि नहीं होगा? एक्सोथर्मिक में यही क्या आ गया था? पॉजिटिव। बेटा अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया है। हाँ, अब तुम लोग ग्राफ खींचो, ग्राफ किसमें? एल एन के और 1/T में खींचो। देखो, अच्छा ग्राफ खींच लेते हैं बेटा। ग्राफ हमें खींचना है इसके बीच में, तो देखो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? वाई एक्सिस पे, है ना? और ये 1/T, 1/T कहाँ चला जाएगा? एक्स एक्सिस पे। और ये कहाँ, ये क्या है? प्लस सी। और इतना पार्ट क्या है? यही है हमारा एम। और एम कैसा है? नेगेटिव, थीटा मोर देन 90। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल एन के, और ये हो जाएगा 1/T, है ना? सबसे पहले कहाँ से शुरू करो? इंटरसेप्ट से। इतना पार्ट हमारा हो गया इंटरसेप्ट, ये क्या है? एल एन ए, है ना? अब हमको थीटा रखना है ना, 90 से ज्यादा। एक्स एक्सेस पे खड़े हुए एंटी क्लॉकवाइज चले, थीटा इज मोर देन 90। ये हमारा क्या है? स्लोप। स्लोप एम इक्वल टू वैल्यू क्या है? माइनस डेल्टा एच अपान आर। आ रही है? और एक बात समझो, कभी कभी, वो भी तुम्हें बता दूं, कभी कभी यहां लिख देता है कि माइनस एक्स अपान आर टी। इसका मतलब डेल्टा एच को उसने क्या मान लिया है? एक्स। जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो और कोई व्यक्ति तुम्हारे बगल में पढ़ रहा है, उसने कहा डेल्टा एच को ही निगेटिव कर दिए, तो डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एच की वैल्यू, और वैल्यू क्या है? एक्स। समझ में आ रहा? जैसे ये होता है डेल्टा एच बराबर माइनस एक्स, तो ये एक्स क्या है? एच की वैल्यू ही तो है। अब समझ में आया? चलो, समझ गया, एक कम बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे भी आप लिख सकते हो इसको, डेल्टा एच की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स भी लिख सकते हो, कहीं कहीं एक्स लिख के ही दे देता है। चलो दूसरा लिखो, ग्राफ बिटवीन, लिखो बेटा ग्राफ बिटवीन लॉग के, लॉग के, अब जरा ध्यान से देखो, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस एक्स अपान 2.303 आर टी। हमने डेल्टा एच को क्या माना है? एक्स। समझ में आ रहा?
अच्छा अब ग्राफ खींचो। बेटा बातें न करो, जल्दी जल्दी इसको निपटा लो। ये क्या हो जाएगा, log के, ये 1/t, इतना ये क्या हुआ, log a, ये इंटरसेप्ट हुआ। ये इंटरसेप्ट है, स्लोप है। स्लोप क्या हुआ, m, m का वैल्यू क्या है, -x/2.303 RT। आर टी तो गायब हो जाएगा, टी तो यहाँ बेचारा आ गया। चलो दोनों ग्राफ खींच गए, दोनों ग्राफ खींच गए। अब एक केसी और टी का रिलेशन बता दें। लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अच्छा एक्सो में केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। लिखो लिखो फ्रॉम इक्वेशन as well as graph, from equation as well as graph, it is clear on increasing temperature, equilibrium constant increases, which is favorable, which is favorable, which is favorable, that is to produce more product, that is to produce more product by endothermic reaction, that is to produce more product by endothermic reaction. Temperature should be, टेम्परेचर शुड बी कैसा, हाई, शुड बी हाई। आप बताओ ये ली चटेल के फेवर में है कि नहीं, तो ये बात बन गई। अब आप एक ग्राफ खींच लो, ये केसी है और ये टी है, ग्राफ बताओ। स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है, ये है नहीं। हाँ, हाइपरबोला नहीं है, पैराबोला, नहीं हाइपरबोला नहीं है। तो लिखो कैसा खींचेंगे, ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम्म, कुछ दूर तक ऐसा ही होगा, कुछ दूर के बाद, समझ में रहे हैं? चलो आगे लिखो, रिएक्शन क्वेसेंट। अच्छा बताओ रिएक्शन क्वेसेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे वाली बात बताओ, एट एनी टाइम बिफोर इक्विलिब्रियम। तो लिखो रिएक्शन कोएफिशिएंट में लिखो, रिएक्शन कोएफिशिएंट में लिखो द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, the ratio of concentration of product and concentration of reactant, the ratio of concentration of product and concentration of reactant at any time before equilibrium, at any time before equilibrium is known as reaction quotient, is known as reaction quotient, is known as reaction quotient, है ना।
देखो, जैसे हमने लिखा A प्लस बी, इससे बनता है C प्लस डी। हमने कहा अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो हमने कहा Q बराबर क्या होगा? आपने कहा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने क्या लिखा? कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन D अपॉन कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B। रिएक्शन कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या हुआ? कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन D अपान कंसंट्रेशन A और इनटू कंसंट्रेशन B। ठीक है। अब नीचे क्या आ गया? मान लो आ गया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो Q ही क्या हो जाता है? AC। समझ रहे हो? शादी से पहले, समझ रहे हो, शादी के पहले क्या थे? जैसे मान लो शादी के पहले, इसको मान लो, क्या नाम है इसका? वैभव। और शादी के बाद ये दूल्हा हो गया। हो गया ना? तो ये कहाँ बदला? कब होगा? परेशान ना हो बेटा। ठीक है। तो बताओ अब केसी का फार्मूला क्या होगा? केसी का फार्मूला वही होगा जो क्यू का था। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा बताओ, क्या दोनों के फार्मूले अलग अलग हैं? सेम फार्मूला है, बट अंतर सिर्फ इक्विलिब्रियम आने और ना आने का है। समझ रहे हो? देखो सेम फार्मूले, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिफोर इक्विलिब्रियम, और ये है एट इक्विलिब्रियम। चलो आगे देखते हैं बेटा। लिखो, नीचे लिखो, फार्मूला ऑफ रिएक्शन क्वेसेंट। फार्मूला ऑफ रिएक्शन क्वेसेंट। क्वेसेंट के स्पेलिंग सही लिखे हो? हाँ? अच्छा हाँ लिखा है, वेरी गुड। ठीक, लिखो, फार्मूला ऑफ रिएक्शन क्वेसेंट as well as equilibrium constant, reaction coefficient as well as equilibrium constant are same। नई लाइन से लिखो, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट चेंज विद टाइम, जबकि मतलब हाउएवर रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज विद टाइम। हाउएवर रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंजेस विद टाइम। चेंजेस विद टाइम। नई लाइन से लिखना जरा। लिखो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, लिखो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस विद टाइम। फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस विद टाइम, increases with time, while for backward reaction, while for backward reaction it is decreases with time, it is decreases with time। it is decreases with time। relation between standard free energy and equilibrium constant। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी और डेल्टा जी नॉट। आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया होगा, ये एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, है ना? तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है डेल्टा जी नॉट, और केसी एक दूसरे के दुश्मन है। डेल्टा जी नॉट जीरो के रिस्पेक्ट में बात करेगा और केसी वन के रिस्पेक्ट में बात करेगा। बताओ, ये बात हमने पढ़ाई थी, है ना? चलो, अच्छा बताओ, इफ
इफ Kc बराबर 1 देन डेल्टा जी नॉट बराबर 0। क्लियर है? और Kc बराबर ग्रेटर देन 1 तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? लेस देन 0। Kc ग्रेटर देन 1 तो डेल्टा जी नॉट, हाँ अच्छा दोनों सेम लिख गए। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा कि ये एक दूसरे के क्या है, दुश्मन? ये नीट के 4 नंबर हैं बेटा। क्या नंबर? 4। आगे आपके पास जगह होते एक और बात लिख लो। अरे इसी के पास जगह होगी। बताओ ई नॉट सेल इस समय क्या होगा? 0, है ना? बातें नहीं करो बेटा। मान लो Kc ग्रेटर देन 1 है और डेल्टा जी नॉट 0 से कम है, तो ई नॉट सेल क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये बताओ। Kc मोर देन 1 है और डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? क्या होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। तो आगे लिखो ई नॉट सेल इक्वल टू पॉजिटिव। लिखो। हाँ, इसके सामने लिख लेना। कैसा होगा? पॉजिटिव। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। क्लियर है? हाँ अच्छा बताओ, यदि Kc लेस देन 1 और डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है तो ई नॉट सेल इस समय क्या होगा? क्या होगा? निगेटिव। अच्छा ये पॉजिटिव है तो ये क्या है ना? स्पॉन्टेनियस। और ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा ये क्या है? इक्विलिब्रियम। कोई पूछे अच्छा बताओ Kc का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? तो याद होना चाहिए 1 होगा। क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Kc इक्वल टू 1, है ना? अच्छा अब जरा ध्यान से आगे देखो। अब देखो हम पढ़ क्या रहे थे? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा आपको हमने थोड़े दिन पहले फार्मूला पढ़ाया होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। पढ़ा है ना? और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर 0 एंड क्यू क्या हो जाएगा? Kc। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब यहाँ पे क्या रख दोगे? 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 Kc। हो गया? डेल्टा जी नॉट इधर ले आओ। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 Kc। ये आपका फार्मूला। और यही देखो आप डेल्टा जी नॉट और Kc में रिलेशन है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हेडिंग बनाओ, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्शन कोएफिशिएंट। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड Kc आर गिवन। when reaction coefficient and Kc are given. Kc are given.
यहाँ 3 केस बनेंगे। कितने केस? 3 केस। अच्छा, तीनों केस क्या हैं? देखो हम इस इतने में पढ़ा रहे हैं। पहला केस ये होगा कि KC बराबर Q हो या Q बराबर KC हो, दोनों बात एक हैं। एक होगा मान लो KC इज ग्रेटर देन Q हो, और एक होगा मान लो KC इज लेस देन Q हो। मान लो तीसरी बात यह हो सकती है कि KC इज लेस देन Q हो। 3 केस बना लो, तीनों केस, और तीनों केस में लिखवा देते हैं। अच्छा बताओ, पहला पहला केस क्या है? बताओ। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। हमने आपको देखो हेडिंग में ही लिखा है, जब Q और KC आर गिवन। जब Q और KC के विषय में तुम्हें जानकारी दे दे पहले से ही, तो तुम्हें रिएक्शन कैसे डिसाइड करनी है। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, KC और Q क्या है? आपस में बराबर। और ये बराबर कब होते हैं? हाँ, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे होता क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। और क्या होता है? यहाँ डेल्टा जी इक्वल टू 0। यदि ये दिया है तो ये 3 बातें तुम्हें समझनी है। क्या समझना है? यदि KC Q के बराबर है तो पहली बात, वो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में बराबर होते हैं। तीसरी बात, डेल्टा जी यहाँ पे 0 होता है। अब मान लो KC इज ग्रेटर देन Q दिया है, तो बताओ अब क्या है? हाँ, यहाँ पे क्या है? रिएक्शन हमारी कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें लिखो रिएक्शन, लिखो बेटा, या ऐसे लिखो फॉरवर्ड डायरेक्शन, लिखो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन हमारी कहाँ जा रही है? बताओ बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है? लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट। पहली बात तो हमें यह मालूम पड़ा। दूसरी बात यहाँ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। और तीसरी बात, डेल्टा जी लेस देन 0। दैट इज डेल्टा जी क्या है? निगेटिव। क्या है? निगेटिव। यानी रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। अरे, डेल्टा जी नॉट हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं याद आ रहा? बहुत बढ़िया, डेल्टा जी नॉट नहीं याद आ रहा। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं पढ़ाया, स्पॉन्टेनिटी के लिए चार्ट नहीं पढ़ाया था। अच्छा, अब आगे जरा ध्यान से समझो। KC यदि कम है तो क्या है? रिएक्शन कैसी जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। यहां और क्या आपको समझ में आ रहा है? रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा है रेट ऑफ फॉरवर्ड से। तो यहां डेल्टा जी क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ाया था। अब एक बात समझो, 4 नंबर ये हैं, इसको देख के ये 3 बातों का जवाब तुम देने लगे। समझ में आ रहा? तो समझ लो, तब 4 नंबर क्लियर होगा। अच्छा बताओ, डेल्टा जी, डेल्टा जी 0 है, कितनी बातें कह सकते हो? 3 बताओ। एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड आपस में बराबर है, इक्विलिब्रियम पे हम हैं। और रेट ऑफ, हाँ, और क्या है? KC बराबर Q है। ठीक। और KC ग्रेटर देन Q है तो कितनी बातें बोल सकते हैं? 3 बातें। अब पहली बात, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है रेट ऑफ बैकवर्ड से। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही, जहां जानी चाहिए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है।
इसका मतलब डेल्टा जी क्या है, निगेटिव, लेस देन जीरो। भाई रिएक्शन जानी कहाँ चाहिए, फॉरवर्ड, जो कि जा रही है, इसका मतलब क्या है, कैसी है, स्पॉन्टेनियस। अच्छा मान लो केसी इज लेस देन, केसी इज लेस देन क्यू, तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड, राइट टू लेफ्ट। दूसरी बार रेट ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड। डेल ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस तो मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव। अब तो समझ में आ गया होगा। बताओ इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे लिखो बेटा, आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखो पहला, लिखो पहला नंबर वन, लिखो हायर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर विल बी concentration of product, higher is the value of equilibrium constant, higher will be concentration of product in equilibrium mixture, in equilibrium mixture, in equilibrium mixture। क्लियर है? अच्छा यहां तीन बातें, कितनी बातें, तीन बातें। केसी इज ग्रेटर, केसी इज इक्वल टू वन, केसी इज ग्रेटर देन वन, केसी इज लेस देन वन। बताओ हमने क्या पढ़ाया, देखो हायर इज द वैल्यू ऑफ केसी, हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कहाँ होगी, कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम के मिक्सचर में ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी मिलेगी, प्रोडक्ट की। अच्छा बताओ केसी इक्वल टू वन है, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। क्लियर है? अच्छा केसी इज ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसी है, लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा होगा, इसका मतलब वहां ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होगा। तीनों बातें सही है। अब कैसे ये समझे, देखो केसी बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केसी बढ़ा तो प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्ट बढ़ा तो रिएक्टेंट घटा। अब ये क्या लिखिए, कंसंट्रेशन, केसी बढ़ा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटी का मतलब है कंसन, क्यों घटी, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? तो चलो ठीक है, इतना समझने के लिए है खाली, आगे लिखो बेटा, लिखो दूसरी लाइन से लिखो, हायर इज द वैल्यू ऑफ, दूसरा पॉइंट, हायर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉमा, reaction will take more time to complete, reaction will take more time to complete। ये समझ में आ गया, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, तो क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा बन रहा होगा, है ना, और रिएक्टेंट जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा होगा। ठीक, तीसरी बार लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तीसरी बार लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखना, ऐसे लिखना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा क्या लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/Kc, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/Kc और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kc। इन दो फार्मूलों को लिख लो बेटा। लिखो भैया, लिखो हायर इज लिखो हायर इज द वैल्यू ऑफ Kc। ये कौन सा पॉइंट है, चौथा। देखो, हायर इज द वैल्यू ऑफ Kc, हायर इज द वैल्यू ऑफ Kc, हायर विल बी यील्ड, YIELD, यील्ड मीन्स उत्पादन। हायर इज द वैल्यू ऑफ Kc, हायर विल बी यील्ड ऑफ रिएक्शन। और इसी पॉइंट में नीचे नोट करके लिखो, पॉइंट ना बढ़ाना, नोट लिखो। लिखो यील्ड ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन, लिखो बेटा, यील्ड ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर। ठीक है। अब तुम एक काम करना, अगल बगल दो टाइप के रिएक्शन है लिखना। एक तरफ लिखना एक्सोथर्मिक, और एक तरफ लिखना एंडोथर्मिक। देखो, यील्ड बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, Kc बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाना है तो आपको Kc बढ़ाना है। और टेम्परेचर घटाना है एक्सो में। तो यहाँ पे गोला लगा लेना, यही मेन है। हाँ, अच्छा। एंडोथर्मिक में यदि आपको यील्ड बढ़ानी है तो Kc बढ़ाना है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है। एक्सो हो चाहे एंडो हो, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो Kc होता है।